नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हमारी जो राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड जो लाइब्रेरी ट्रेंड्स की जो MCQ जो निरंतर क्लास चल रही थी, जिसके 2 पार्ट हमने देखे थे, उसकी तीसरा पार्ट आज हम देखेंगे। 2 दिन साथियों बीच में क्लास नहीं डाल पाया किसी कारणवश, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा पहली बात। ठीक है साथियों, आज स्टार्ट करते हैं आज क्लास वापस पहले प्रश्न के साथ। ठीक है साथियों, ये जो क्लास है ये UGC नेट के लिए और राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के लिए आगामी जो 27 जुलाई को एग्ज़ाम है उनके लिए क्लास ये महत्वपूर्ण हो सकती है बहुत ज़्यादा। और जो 25 जून को UGC नेट का एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्लास बहुत एक संकल्पित साबित हो सकती है या फिर निर्णायक कह सकते हैं। इस क्लास को आप ध्यान से देखें, जो UGC नेट की तैयारी करते हैं अगर ध्यान से देखें तो ये क्लास में से आप तकरीबन हमने देखो पहली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए थे, ठीक है, दूसरी में 20 क्वेश्चन किए थे, आज वापस हमने 30 क्वेश्चन किए थे। जब 25 जून से पहले हम लाइब्रेरी ट्रेंड्स में कम से कम क्वेश्चन देखने वाले 500 प्लस, उसमें से आपको मान के चलो इन क्लास में से कम 5 या 10 क्वेश्चन आप 10 तो नहीं कहूँगा 5 या 7 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं इसी के साथ हम आगे। पहला क्वेश्चन हमारा है Z39.50 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर विच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो Z39.50 है किस संचार प्रोटोकॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है? ईमेल प्रोटोकॉल के लिए, या फिर सर्चिंग एंड रिट्राइवल इंफॉर्मेशन, या फिर फाइल शेयरिंग के लिए, या फिर कुड जो क्लाउड स्टोरेज है उसके लिए। ठीक है साथियों, अगर बात करें Z39.50 की, ठीक है, Z39.50, ठीक है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल के लिए है, ठीक है ना। अगर बात करें इन्फॉर्मेशन जो रिट्राइवल है ये शब्द किसने दिया? ठीक है साथियों, साथ साथ में लिख के चलें, जो सूचना खोजने और पुनः प्राप्त जो है ये शब्द किसने दिया, आप कमेंट में बताओगे, ठीक है इसका। और बात करें सूचना लिटरेसी, जो सूचना साक्षरता है, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी, वो शब्द जैसे पॉल जुरकोस्की ने दिया, इसी प्रकार इन्फॉर्मेशन जो रिट्राइवल है ये शब्द किसने दिया? अगर इसका सही आंसर की बात करें तो सर्चिंग एंड रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर बात करें Z39.50 है क्या, ये एक सूचीकरण के लिए होता है, कैटलॉगिंग के लिए होता है। ठीक है साथियों, जैसे ओपेक काम करता है, जैसे एक लाइब्रेरी में ओपेक काम करता है, ठीक है ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो होता है ओपेक। जैसे कि मान के चलो एक लाइब्रेरी, उसमें अपने को कोई पेडिकल्स या किताब या फिर कोई कुछ ढूंढना है चीज़, तो ओपेक काम लेते हैं हम। ठीक है, वैसे ही हम एक ही लाइब्रेरी में बैठे बैठे दूसरी लाइब्रेरी से अपने को कोई डेटा चाहिए तो Z39.50 यूज होता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे साथियों 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। Z39.50 इज मेंटेन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो है Z39.50 है किस संगठन द्वारा बनाया गया? इफ्ला द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC, या फिर यूनेस्को। ठीक है साथियों, अगर बात करें सही आंसर की तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप कमेंट में सन बताओ, ठीक है ना। ठीक है साथियों, कमेंट में। बात इफ्ला की करो तो इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देन इसमें 1976 में, कब 1976 में इंस्टीट्यूशन शब्द ऐड किया गया था। इसी तरह फीड में 1988 में इंफॉर्मेशन शब्द ऐड किया गया। ठीक है साथियों, और OCLC की अगर बात करें तो 1967 में है, जो DDC के देख रेख करता है वर्तमान में। ठीक है ना, 1988 में अधिग्रहण की थी इसको, मतलब DDC को। ठीक है ना, OCLC ऑनलाइन लाइब्रेरी से ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है वर्तमान में इसका नाम। पहले इसका नाम ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर न के नाम से हुआ करता। साथियों कमेंट में आप ये बताओ, जो वर्तमान नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, इसको कब नाम जो ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर हुआ करता उसको चेंज करके ये ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कब किया? ठीक है, बात करते हैं यूनेस्को तो 16 नवंबर 1945 में। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात करें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। Z39.50 is covered under which ANSI NISO standards। जो Z39.50 है किस ANSI NISO मानक के तहत आता है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन हमारे पास Z39.50 है,
Z09.1 है, Z39.2 है, Z39.110 है। ठीक है, अगर सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो ANSI NSO है वो Z39.50 के तहत आती है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार मैं साथियों आपको पूछूं, जो ISO 2709 है, बीच में याद आ गया, ISO 2709, ठीक है ना, ये किसके लिए काम आता है? ठीक है ना, आप कमेंट में बताओ। ठीक है ना, और इसके जैसे जैसे कि इसका निर्माण ISO 2709 को ना 1960 में LOC के द्वारा हेनरी औरम के द्वारा तैयार किया गया। ये किस क्षेत्र में या किस काम के लिए इसको, ठीक है, मानक के रूप में बनाया गया? ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताओ साथियों। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू या फिर ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं उस पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके या फिर टेक्स्ट मैसेज, जो भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप पूछ सकते हो, जो आपके पास सुविधा हो। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। Z39.50 इज ऑल्सो एन ISO स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, जो Z39.50 एक मानक है, ISO मानक भी है। इसका ISO क्या है, ISO मानक जो क्या है, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, ये होगा Z39.050। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको वापस रिपीट कर दिया गया है। ठीक है ना, बस ये क्वेश्चन इस प्रकार से ऐसे डालें ताकि आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता हो। मेन चीज़ ये क्या कि Z39.50 आपने ढंग से पढ़ लिया है, या ISBN हो गया या फिर ISBD हो गया या फिर ISS सेशन हो गया, कोई भी संस्था उठा के ले लो, FRBR हो गया, ठीक है ना, मार्क हो गया, ठीक है ना, उसने आपको ढंग से पढ़ तो रखा है, लेकिन आप उस चीज़ को क्वेश्चन अगर उसका जो लैंग्वेज है वो आप ठीक से समझ नहीं पाए तो आप क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ रहा है, फिर किस प्रकार से ऑप्शन है दे रहे हैं। अगर अपने को IZ जैसे Z39.50 दे रखा है, ये अपने ढंग से या सही ढंग से पढ़ रखा है। अब इसमें से ऐसा क्वेश्चन आ रखा है लैंग्वेज में हमने थोड़े बहुत हम अटूक रहे हैं, ठीक है ना, अटक रहे हैं, ठीक है ना, देन हम कर नहीं पा रहे, तो आप लाइक उसको कमेंट को कट करके कोशिश करो, वहाँ से 70-80% चांस रहता है कि क्वेश्चन सही होने के। ठीक है ना, बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ Z39.50 इन लाइब्रेरीज। ठीक है, पुस्तकालयों में Z39.50 का मुख्य उपयोग क्या होता है? कैटलॉगिंग, सॉरी कैटलॉगिंग नहीं है ना, ऊपर वाला एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन क्लासिफिकेशन, या इंटर लाइब्रेरी सर्च एंड लोन के लिए, या फिर परिसर्चन जो संचरण सर्कुलेशन है, या फिर ओपेक कस्टमाइजेशन जो ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो अनुकूल होता है उसके तहत। ठीक है, अगर इसकी बात करें, हमने पीछे भी फर्स्ट क्वेश्चन में यही बात की, ठीक है ना, कि जो Z39.50 वो एक ओपेक ही होता है एक्चुअल में देखें तो। ओपेक बस एक ही लाइब्रेरी के अंतर्गत काम करता है, और Z39.50 जो प्रोटोकॉल है वो अनेकों लाइब्रेरियों में काम करता है। एक ही लाइब्रेरी में अगर हम बैठे हैं किसी लाइब्रेरी में, मान के चलो जैसे कि जहाँ हम बैठे हैं वो एक लाइब्रेरी है, वहाँ एक ओपेक काम करता है। ठीक है, वो ओपेक बस उसी लाइब्रेरी में ही काम करेगा, लेकिन Z39.50 बाकी की लाइब्रेरी में हम यहाँ से बैठे बैठे किसी डेटा बुक्स को अपने को या फिर पेडिकल्स या फिर कुछ जनरल्स जो भी या सीरियल्स जो भी अपने को चाहिए, तो यहाँ बैठे बैठे दूसरी लाइब्रेरी से हम सर्च कर सकते हैं। तो वो अपन किस प्रोटोकॉल के माध्यम से कर पाएंगे? Z39.50। ठीक है ना, तो सही क्या होगा इसका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंटर लाइब्रेरी सर्च एंड लोन के लिए। ठीक है ना साथियों, हाँ, एक ये Z39.50 एक ओपेक ही तरह ही काम करता है। ठीक है ना, बट ओपेक एक ही लाइब्रेरी के अंतर्गत काम करता है, और Z39.50 अन्य लाइब्रेरी में एक जहाँ एक लाइब्रेरी में बैठ के कहीं से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन मैंने Z39.50 के डाले हैं, उसमें फॉर्मेट देखो आप, ठीक है ना, किस प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है ना, फिर आप उसको ट्राई करो कि गलती कहाँ हो रही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्चुअल क्वेरी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन द सिमोनिस्टिक विच प्रोटोकॉल, जो संदर्भात्मक क्वेरी है, ठीक है ना, भाषा है, ठीक है ना, किस प्रोटोकॉल की शब्दार्थ पर आधारित है। ठीक है साथियों, जो CQL है, बताओ आप, है ना, तो आप कोशिश करना अगर याद रखें। ठीक है ना, आपने Z39.50 जहाँ भी आपका टॉपिक लिख रखा है वहाँ पे आप CQL भी ऐड करें। ठीक है ना, जो CQL है वो Z39.50 के बेस पर है। ठीक है, ना कि मार्क पर है, ना कि डब्लिन कोर पर। यहाँ देखो मार्क की बात करें तो, ठीक है ना, मार्क कब आया आपको पता होना चाहिए। डब्लिन कोर कब आया? जैसे 1997 डब्लिन कोर है, टोरंटो सम्मेलन के तहत।
इसकी इसमें 15 वैलिडेट जो एलिमेंट्स है वो भी आपको मैंने पढ़ा रखा है। जो 15 एलिमेंट्स की बात करें हम, ठीक है ना, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। 15 एलिमेंट की मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, CRD, ठीक है, STLIPF, ठीक है। जो पीछे के फोर अक्षर हैं, ठीक है ना, उसमें एक डिजिट रहने वाला सिंगल डिजिट, जो बीच में जो 4 अक्षर हैं, जो 4 वर्ड है, इनके अंदर डबल डिजिट रहने वाला जो फर्स्ट C है, इसके अंदर 3 डिजिट रहने वाले हैं, ठीक है साथियों। बात करें अगर 3 डिजिट कौन कौन से, तो क्रिएशन है, कंट्रीब्यूटर है और कवरेज है। R पर बात करें रिलेशन है, राइट है, और D पर बात करें तो डिस्क्रिप्शन है, डेट है, और S पर बात करें तो सब्जेक्ट है, सोर्स है, T पर बात करें तो टाइटल है, टाइप है, लैंग्वेज हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, पब्लिशर हो गया और फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार आपको 15 एलिमेंट सारे के सारे याद होने जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का 100% चांस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको 15 एलिमेंट्स डाटा याद रखने हैं। और ISBD में जितने भी मानक है, M है, S है, जो कॉन्स्टिट्यूट जो न्यू है, ठीक है ना, जो प्रीमिली है, जो भी प्राथमिक जो भी है ISBD में जितने भी मानक दे रखे हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। ऐसे कुछ है जो डेटा है अपने को सारे याद होने चाहिए। जैसे ISO है, ISO 9000 है, ISO 2709 है, ISO 27000 है, ISO 45000 है, ISO 5000 है, जो भी है जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो आप एक बार याद करने की कोशिश करें, ठीक है ना। जिसने भी विद्यार्थी ने मेरी ई बुक ले रखी उसमें ISO जो इम्पोर्टेंट ISO वो डाल रखे, एक बार वो आप याद रख लें। उनसे बाहर मुझे नहीं लगता कोई ISO पूछ सकता है, ठीक है ना। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन विल दे 358 स्टडी सर्कल्स मीटिंग ऑफ आइजलिक बी हेल्ड एंड वेयर। जो आइजलिक की 358वीं स्टडी सर्कल बैठक कब और कहाँ आयोजित की। देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेंड्स का करंट बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसका देखो 10 जनवरी 2025 एट आइजली क्वार्टर, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन 9 जनवरी 2025 एट आइजली क्वार्टर, तीसरा 9 जनवरी 2025 एट नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, तीसरा 10 जनवरी 2025 एट नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। देखो एक्चुअल में 2 ही ऑप्शन है, ठीक है ना, जो एक आइजली के हेडक्वार्टर पर है और एक नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता में। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है जो आइजली के है वो कहाँ हो सकता है, सीधी सी बात है कि नेशनल लाइब्रेरी में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो 2 ऑप्शन सीधे कट गए हैं, ठीक है साथियों। बात बचे 2 ऑप्शन, ठीक है, एक तो 9-10 जनवरी, एक 10 जनवरी। अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे, ठीक है ना। तो 9 जैन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसका क्या हो जाएगा, 9 जैन आइजली का हेडक्वार्टर, ठीक है ना, जो आइजली की 358वीं स्टडी सर्कल बैठक है। साथियों मैं ये क्लासेज जो UGC नेट आगामी 25 जून का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासेज सारी की सारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इन क्लासों को ध्यान से देखें, 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट वाज द थीम ऑफ आइजली का 13th नेशनल सेमिनार हेल्ड इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 में आयोजित आइजली की 30वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय क्या था। डिजिटल लाइब्रेरी एंड देयर फ्यूचर, रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन डिजिटल इंडिया, और चौथा ऑप्शन इसका है इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल लाइब्रेरी ट्रेंड्स। देखो ऑप्शन भी इतने बढ़िया बना के रखे हैं, आदमी 100% अचूक हो सकता है। देखो अगर हिंदी में देखें तो डिजिटल पुस्तकालय और उनका भविष्य, ऑप्शन 2 नंबर डिजिटल परिवर्तन में पुस्तकालयों की भूमिका। देखो ऑप्शन नोट करते जाओ, ठीक है ना। अपने को जब क्वेश्चन पढ़े हम, ठीक है ना, उस टाइम अपने को पढ़ते जाना, क्योंकि हम अपने को पता है कि हाँ डेफिनेटली डिजिटल होने वाला है। तो देखो फर्स्ट को कट करो, ठीक है ना। डिजिटल पुस्तकालय और उनका भविष्य, इस प्रकार से कोई जो संगोष्ठी है, ठीक है ना, उनकी जो राष्ट्रीय है जो भी आयोजित है, ठीक है ना, उनकी थीम इस प्रकार के नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो डिजिटल परिवर्तन में पुस्तकालयों की भूमिका इस प्रकार का हो सकता है, चांस है, ठीक है ना। आप एक बार पढ़ते जाओ, अगर आपको नहीं आ रहा तो इस प्रकार से आप कट करने की कोशिश करें। तीसरा है डिजिटल इंडिया में पुस्तकालय और सूचना केंद्र। देखो ये थोड़ा काफ़ी यूनिक लग रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार को अगर लग रहा है तो इसको एक बार मार्क करो, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन एंड डिजिटल लिटरेसी ट्रेंड, जो सूचना और डिजिटल साक्षरता की प्रवृत्ति है, ये भी लग रहा है, ठीक है ना। कोशिश करें कि आप अब इनमें से आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कौन लग रहा है। हालांकि इसमें सही ऑप्शन अपना ये हो जाएगा, ठीक है ना, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर इन डिजिटल इंडिया, ठीक है ना। जो डिजिटल इंडिया में पुस्तकालय और सूचना केंद्र है, ये इसकी थीम रहने वाली है, ठीक है साथियों।
डिजिटल परिवर्तन में पुस्तकालयों की भूमिका ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। कोशिश करें आप इनको एक दो बार देखने की और फिर थोड़ा सोचें विचार करें, ठीक है ना। बात करते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन की। विच अवार्ड इज स्पॉन्सर्ड इन मेमोरी ऑफ लेट्स एस एम गांगुली। जो स्वर्गीय एस एम गांगुली है की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आइजलीग बेस्ट टीचर अवार्ड, सॉरी आइजलीग बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, या आइजलीग बेस्ट यंग LIS टीचर अवार्ड पुरस्कार, या फिर आइजलीग अवार्ड फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, या फिर आइजलीग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगर हिंदी में बात करें तो आइजलीग सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, या फिर आइजलीग सर्वश्रेष्ठ युवा शिक्षक पुरस्कार, या फिर वर्ष के पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आइजलीग पुरस्कार, या फिर आइजलीग आजीवन उपलब्धि पुरस्कार। बताओ एक बार सोचो, है ना। अगर आपने पढ़ रखा तो 100% आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो आइजलीग अवार्ड फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। Which of the following awards is given for the excellence in teaching in library and information science? निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में उत्कृष्ट शिक्षण के लिए दिया जाता है? आइजलीग बेस्ट LIS टीचर अवार्ड, आइजलीग रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड, आइजलीग अवार्ड फॉर द लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, आइजलीग प्रोफेशनल सर्विस अवार्ड। तो इसके सही आंसर की हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आइजलीग बेस्ट LIS टीचर अवार्ड है ना, ठीक है साथियों। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द थीम ऑफ प्लानर? अब देखो प्लानर क्या है। अब आप इन चीज़ों को अगर आपने पढ़ रखा था, आपका दिमाग में सीधा क्रिएट होना चाहिए प्लानर क्या है, ये योजना किसकी है प्लानर। अगर आपने इनफ्लिपनेट कहीं पढ़ा है तो ये उसी का ही है, ठीक है ना। प्लानर इनफ्लिपनेट अगर पढ़ा है, जो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है 1991 वाला, ठीक है, अहमदाबाद जो क्वार्टर है, हेड क्वार्टर उनका, ठीक है, ऊपर रहेगा। तो प्लानर आप डेफिनेटली कर लेगा सीधे। प्लानर 2024 का क्या विषय? लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, या लाइब्रेरी इन AI एरा एप्लीकेशन एंड पर्सपेक्टिव्स, या एकेडमी लाइब्रेरीज, या लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो पुस्तकालय स्वचालन और नेटवर्क, AI युग में पुस्तकालय अनुप्रयोग और दृष्टिकोण, अकादमिक पुस्तकालय उत्थान, या पुस्तकालय तकनीक और नवाचार। अगर इसके सही आंसर की बात करें हम तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। लाइब्रेरी इन AI एरा एप्लीकेशन एंड पर्सपेक्टिव, AI युग में पुस्तकालय अनुप्रयोग और दृष्टिकोण, ठीक है ना। अब आप कमेंट में ये बताओ प्लानर योजना आई कब, ठीक है ना। प्लानर योजना जो इनफ्लिपनेट की है वो आई कब, ठीक है ना। बात क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। वेयर इज प्लानर 2024 बीइंग हेल्ड? प्लानर 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इनफ्लिपनेट सेंटर गांधीनगर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल, या नॉर्थ ईस्टर्न हिंद यूनिवर्सिटी मेघालय। देखो बढ़िया बढ़िया, सीधा कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत अगर पढ़ रखा है किसी ने डायरेक्ट, जैसे कि इनफ्लिपनेट का प्लानर है वगैरह, तो बंदा सीधा इसमें कूदेगा इनफ्लिपनेट के अंदर गांधीनगर, हालांकि जो नहीं है, ठीक है ना। अगर इसका सही आंसर की बात करें हम तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, वहाँ पर 2024 प्लानर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है साथियों। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलोबरेटेड विद द इनफ्लिपनेट सेंटर, ठीक है, टू ऑर्गेनाइजेस प्लानर 2024? प्लानर 2024 के आयोजन में इनफ्लिपनेट केंद्र के साथ किस संगठन ने सहयोग किया? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है ना, जो प्लानर है, ठीक है, पीछे वाला क्वेश्चन एक बार देखो। प्लानर 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा? हमने कहाँ देखा? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो 2024 का जो प्लानर है,
इन्फिलिनेट केंद्र के साथ किस संगठन के सहयोग है, तो डेफिनेटली कौन होगा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है ना। अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं तो 100% ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम। हाँ, थोड़ा बहुत तुक्का भी कह सकते हैं, थोड़ा तुक्का लगा सकते हैं मन से, थोड़ा सोच विचार करके, ऐसे करके क्वेश्चन अगर नहीं आए तो वो इस प्रकार से क्वेश्चन सही भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। विच अवार्ड इज स्पेसिफिकली फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अगेंस्ट बिटवीन 54-60 ईयर्स, जो 54 से 60 वर्ष आयु के पुस्तकालय पेशेवरों के लिए विशेष रूप से कौन सा पुरस्कार है, ठीक है। एजली बेस्ट प्रोग्रेसिव लाइब्रेरियन अवार्ड्स, ठीक है, या फिर एजली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एजली बेस्ट सीनियर लाइब्रेरियन अवार्ड्स, एजली इंटरनेशनल लाइब्रेरी जो वो अवार्ड्स, ठीक है। अगर इसके सही आंसर की हम बात करें तो एजली बेस्ट सीनियर लाइब्रेरियन अवार्ड, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ एजलिप बेस्ट स्कूल लाइब्रेरियन अवार्ड, जो एजलिप में सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष पुरस्कार के लिए आयु सीमा क्या है, 54 से 60 वर्ष, 53 वर्ष या उससे कम, 70 वर्ष और उससे अधिक, या 40 वर्ष या उससे अधिक, बताओ आप, है ना। पानी पी लेते हैं तब तक। बात करते हैं अगर इसके सही आंसर की तो 40 ईयर हो जाएगा, ठीक है ना। 40 वर्ष और उससे अधिक जो एजलिप सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष हैं पुरस्कार के लिए, ठीक है ना, आयु सीमा। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब आप बताओ ऑप्शन जो एजलिप है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। आपको एजलिप में ऑप्शन दिए जा रहे हैं, 1909 है, 1924 है, या फिर अदर है। इसकी स्थापना वर्ष की स्टैब्लिश्ड ईयर पूछूं तो मैं, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। इसी में भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट येट अंडर नोटिफाइड EPR रूल्स एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है साथियों। निम्नलिखित में से कौन अभी तक अधिसूचित APR नियमों के अंतर्गत नहीं है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, ठीक है ना। इस जो मंत्रालय भी दे रखा है, ठीक है ना। प्लास्टिक अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, ठीक है, जीवन चक्र समाप्त वाहन जो एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल्स है, या फिर ई वेस्ट जो कचरा है, ठीक है ना। अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल्स, ठीक है ना। देखो इस प्रकार के, मैं सीधा बताऊँ, इस प्रकार के थर्ड ग्रेड में थोड़े चांस कम है, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत हाईली क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। पूरा का पूरी जो क्वेश्चन है ये UGC नेट के लिए बना है। अगर जो UGC नेट की तैयारी करता है वो इस क्वेश्चन को ढंग से देख सकता है। इसके बारे में जो भी और क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसके सिमिलर क्वेश्चन प्रकार के हैं, वो भी एक बार जरूर देखें, है ना। ये उनके UGC नेट के लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड ग्रेड वाले अगर इस पर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा लोड नहीं लें, ठीक है ना, कि हम डिमोटिवेट नहीं है कि हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा हाईली कह सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सर्कल इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क्स एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एंड चेंज, जो परिपत्र अर्थव्यवस्था ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये भी UGC के लिए, ठीक है ना। तो आप इसमें ज़्यादा लोड मत लेना थर्ड ग्रेड वाले बच्चे। टू प्रोमोट माइनिंग, खनन को बढ़ावा देना, टू हैंस रिसाइकिल एंड रिड्यूस योर वेस्ट, टू इम्पोर्ट वेस्ट मटेरियल्स, या फिर टू बैन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो जो टू इनहेंस रिसाइकल्स एंड जो रिड्यूस वेस्ट है, जो पुनः चक्रण को बढ़ावा और कचरे को कम करना ही पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ठीक है ना। जो परिपत्र अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, मेन पर्पज कह सकते हैं, ठीक है ना साथियों। तो इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड्स की शुरुआत, ये थर्ड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये जो लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की तैयारी करता है उनके लिए ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना।
सीधा का सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार ये जो फॉर्मेट डायरेक्ट पूछ सकता है, जो इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड है की शुरुआत कब हुई है, व्हेन वाज द इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड्स एस्टैब्लिश्ड, 2015 है, 2016 है, 2017 है, 2018 है। ठीक है साथियों, तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो 2016। ठीक है, अब आप क्वेश्चन जो इफ्ला है, ठीक है, वर्तमान में इसका तो हेग नीदरलैंड में है मुख्यालय। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताओ वर्तमान जो इस्टेब्लिश के समय है 1927, ठीक है ना, स्थापना वर्ष के समय इसका मुख्यालय कहाँ पर हुआ करता था। ठीक है ना साथियों, बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन फेस्टिवल कार्लोव ग्रीन स्टोरी किस देश की परियोजना है। जो ग्रीन फेस्टिवल है कार्लोव ग्रीन स्टोरी इज ए प्रोजेक्ट फ्रॉम विच कंट्री, क्रोएशिया, ठीक है, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर थाईलैंड। ठीक है, अगर इसके सही आंसर की बात करें तो क्रोएशिया। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन। यूजीसी वाले विशेष तौर से ध्यान दें, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आज की क्वेश्चन में यूजीसी वालों के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, इसीलिए मैंने ऊपर एक थंबनेल के टाइप में या फिर एक LIS UGC नेट राजस्थान ग्रेड सेकंड और थर्ड के लिए विशेष तौर से डाला है। ठीक है, तो UGC नेट वाले विशेष तौर से ध्यान दें बच्चे। 20 नंबर क्वेश्चन, इफ्ला गवर्निंग बोर्ड 2025 से 2027 के अध्यक्ष कौन होंगे। हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द इफ्ला ग्रोविंग बोर्ड 2025 टू 2027। ये देखो थर्ड ग्रेड के लिए वापस बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, थर्ड ग्रेड का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये यूजीसी के लिए तो बना ही है विशेष तौर से, यूजीसी वाले इस पर ध्यान दें। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड ग्रेड में इतना डेप्थ क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, क्योंकि बोर्ड जो कंडक्ट करवा रही है वो अधीनस्थ है। ठीक है ना, उसको ध्यान में रखते हुए देखें तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। हाँ, पूछ सकते हैं एक दो क्वेश्चन, पर ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, इसकी ऑप्शन बात करें तो स्टुअर्ट हैमिल्टन है, जॉन रिचर्डसन है, लेजली वियर्स है, एथेना सलाबा है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, लेस्ली वियर्स। ठीक है ना, बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। इप्ला 2025-2027 के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन चुने गए। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट्स इलेक्ट फॉर इफ्ला 2025 टू 2027। ठीक है ना, बताओ आप। ठीक है, चिमेन है या पेरिंगताई है या फिर स्टेवलोवा है फिर या फेटुल्टर। ठीक है ना, पेल्टूटर, नाम भी अजीब अजीब है इनके। तो इसका सही आंसर की बात करें तो ते पायम पेरिंगताई। ठीक है ना, बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। इफ्ला 2025-27 के कोषाध्यक्ष कौन चुने गए हैं। ठीक है, ये थर्ड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकता है। ठीक है ना, आज हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा थर्ड ग्रेड के लिए कौन सा क्वेश्चन बना है और यूजीसी नेट के लिए किस प्रकार का। ठीक है, इनका आप फॉर्मेट देखो। ठीक है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ट्रेजर फॉर इफ्ला 2025-27। ठीक है ना, लिसा हिंचली पे या स्टुअर्ट हैमिल्टन है या जूलिया कोनोपगा या जॉन रिचर्डसन है। तो इसका सही आंसर हमारा हैमिल्टन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, किसका, 22 नंबर का। ठीक है साथियों, बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। इफ्ला ग्रोविंग बोर्ड 2025-2027 कब कार्यभार संभालेगा। व्हेन विल द इफ्ला ग्रोविंग बोर्ड 2025-27 टेक ऑफिस। 15 जुलाई 2025, 1 अगस्त 2025, 22 अगस्त 2025, 5 सितंबर 2025। देखो ये इन फ्यूचर का क्वेश्चन है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है ना, इन फ्यूचर क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो टेक ऑफिस है, ठीक है ना, जो कार्यभार संभालेगा वो अगस्त में है। ठीक है ना, 22 अगस्त 2025। तो ये थर्ड ग्रेड में तो कभी नहीं पूछेगा। ठीक है ना, 27 जुलाई के जब तक के जो ट्रेंड्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। न्यूली जो इन फ्यूचर के उनके चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना, ये यूजीसी नेट के लिए उनको डायरेक्ट पूछ सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन, IFAP इंटर गवर्नमेंटल काउंसिलिंग का 13वां सत्र कब आयोजित किया गया। व्हेन वाज द 13th सेशंस ऑफ द IFA इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल हेल्ड। 19 मई 2025, 23-24 अप्रैल 2025, 1 मार्च 2025 या 5 मई 2025। बताओ एक बार, है ना। तो
तो इसके सही आंसर की बात करें तो 23-24 अप्रैल 2025। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किसमें? 24 नंबर क्वेश्चन में। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 13वें IFAP 70 में किस घोषणा पत्र को अपनाया गया? विच मैनिफेस्टो वॉज अडोप्टेड इन द 30th IFAP सेशंस। ठीक है, आप कमेंट में ये बताओ IF ये जो है, ठीक है, क्या है? ठीक है ना, ये कोई प्रोग्राम है या फिर किसी का मॉड्यूल है, किसका है? ठीक है ना साथियों, इसकी फुल फॉर्म भी आप बताओगे एक बार। ऑप्शन IFAP डिजिटल इक्विटी मैनिफेस्टो, या फिर यूनेस्को मीडिया लिटरेसी मैनिफेस्टो, या फिर इफ्ला यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र 2025 या ग्लोबल इंटरनेट इथिक्स चार्टर्ड। तो इसकी सही आंसर की बात करें तो इफ्ला यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2025। मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो इन ऑप्शन वही छुपा है। ठीक है ना, इन ऑप्शन के ही अंदर छुपा है। IFE एक प्रोग्राम है या मॉड्यूल है या किसका है? ठीक है ना। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। IFAP रणनीतिक योजना 2023 से जो 2029 तक को किस वर्ष अपनाया गया? ठीक है, जो रणनीति योजना है IFAP की जो भी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान है 2023 से 29 फॉर अडोप्टेड इन विच ईयर? ठीक है, 21, 22, 23 या फिर 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। सीधा सा है, क्योंकि सामने अगर इसमें डेट पूछी तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि रणनीति योजना कब बनाई जा रही? 2023 से 29 तक। तो इसमें 29 तो कुछ दे ही नहीं रखा, 29 का 21 हो नहीं सकता क्योंकि फास्ट चला जाएगा, 22 हो नहीं सकता, बचे 2 ऑप्शन, तो फर्स्ट डिजिट ले लो। ठीक है ना, 23। बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। IFAP द्वारा अपनाया गया संचालन मैनुअल किसका समर्थन करता? द IFAP मैनुअल ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? लाइब्रेरी एसोसिएशन मेंबरशिप्स, पुस्तकालय संघ सदस्यता, या फिर IFAP दृष्टि विवरण, या सिद्धांत और उद्देश्य, या फिर संयुक्त राष्ट्र AI नियमन मॉड्यूल। ठीक है, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव है, या फिर AI रेगुलेशन मॉड्यूल है, या फिर विजन स्टेटमेंट है, या फिर एसोसिएशन मेंबरशिप है। तो अगर इसकी बात करें तो IFAP द्वारा अपनाया गया संचालन मैनुअल किसका समर्थन करता? तो याद रखना, प्रिंसिपल और जो ऑब्जेक्टिव है, प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव जो सिद्धांत और उद्देश्य है IFAP के, उसी को ये समर्थन करता है। ठीक है ना साथियों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C नंबर, IFAP प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव है ना। बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। ह्यूमन राइट्स सेंटर ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज किस संरचना का पहला अंक? ठीक है, अंक है। ठीक है, जो ह्यूमन राइट सेंटर्ड ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, जो क्वांटम है। बात करते हैं ह्यूमन राइट सेंटर्ड ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज इज द AI पॉलिसी सीरीज है, या फिर यूनेस्को ग्लोबल रिपोर्ट्स है, या IFAP इश्यू ब्रीफ्स सीरीज है, या फिर लाइब्रेरी इनोवेशन डिजिट्स है, ठीक है, डाइजेस्ट। ठीक है साथियों, तो अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो IFAP इश्यू जो ब्रीफ्स सीरीज है, ठीक है ना, उसके लिए एक श्रृंखला का पहला अंक है। ठीक है, जो ह्यूमन राइट सेंटर ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ क्वांटम इन टेक्नोलॉजी है। ठीक है ना। बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। DC जो डिजिटल इंक्लूजन है, ठीक है ना, नामक डायनामिक की कोलिशंस किसके सहयोग से सह स्थापित किया गया? द DC डिजिटल इंक्लूजन कोलिशंस वाज को-फाउंडेड इन पार्टनरशिप्स विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? इप्ला है, या फिर GDIP है, या फिर IP है, या फिर UNO UGO भी। ठीक है ना, इसमें एक मिनट, ये थोड़ा गलत लिख रहेगा ना, तो UNO UGO है। ठीक है ना, तो अगर इसकी बात करें तो सही ऑप्शन हो जाएगा GDIP। ठीक है ना, आप ऑप्शन में बताओ GDIP की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में बताओ एक बार, है ना, GDIP की फुल फॉर्म क्या है? बात करते हैं 30 नंबर की। 2025 में इफ्ला फ्रेश रीडर अंतर्राष्ट्रीय विपणन पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार किस पुस्तकालय को मिला? ठीक है, किस पुस्तकालय को मिला? won the first prize in the 2025 IFLA Press Reader International Marketing Award? निगम्बो लाइब्रेरी, या फिर वर्स्टेशर सार्वजनिक पुस्तकालय, या फिर बीजिंग पुस्तकालय, या फिर ब्रिटिश पुस्तकालय। ठीक है ना, तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, वर्स्टेशर सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है ना।
बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, मार्च मेवमोन्स, ठीक है ना, नामक विपणन अभियान किस पुस्तकालय द्वारा शुरू किया गया था? विच लाइब्रेरी लॉन्च द मार्च मेवमोन्स मार्केटिंग कंपेनियंस, ठीक है ना, बीजिंग पुस्तकालय, निगम्बो पुस्तकालय, या वोर्सेस्ट सार्वजनिक पुस्तकालय, या फिर न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी? तो इसमें भी सेम ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की, लिसन टू द साउंड ऑफ बुक्स किस पुस्तकालय की पहल है? ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन थर्ड ग्रेड वालों के लिए, ठीक है। सीधा अगर यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। जो लिसन टू द साउंड ऑफ बुक्स है, किस पुस्तकालय की पहल? लिसन टू द साउंड ऑफ बुक्स इज ए इनिशिएटिव बाय विच लाइब्रेरी? बीजिंग पुस्तकालय, निगम्बो पुस्तकालय, ठीक है, वो से सार्वजनिक पुस्तकालय, या फिर बोस्टन सार्वजनिक पुस्तकालय? ये बोस्टन वाले यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। ये अगर ये कुछ भी सुना लिसन टू द साउंड बुक्स तो आप बोस्टन पर सारे ऑप्शन करने वाला है, तो इसका बोस्टन नहीं होने वाला है। इसका सही ऑप्शन है निगम्बो पुस्तकालय, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, इफ्ला फ्रेश रीडर पुरस्कार किस प्रकार के अभियानों को मान्यता देता है? इफ्ला फ्रेश रीडर अवार्ड रिकॉग्नाइज वोट टाइप ऑफ कंपेनियंस, तकनीकी नवाचार को, या फिर विपणन में उत्कृष्ट, एक्सीलेंस ऑफ मार्केटिंग, पुस्तकालय निर्माण, या अधिग्रहण नीति? ये देखो थर्ड ग्रेड वालों के लिए सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीधे सीधा यहाँ से अगर पूछे तो सीधा पूछेगा 100%, अगर नहीं पूछा तो नहीं आएगा, सीधा बात है। अगर पूछा तो यहीं से पूछेगा। अगर पीछे का क्वेश्चन आपने सही ढंग से पढ़ा है या फिर सही ढंग से देखा है तो ये क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कुछ भी रोकना देख टेक नहीं, ठीक है ना। आप सीधा इस क्वेश्चन को देखो, पीछे क्वेश्चन पढ़ेगा पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपने ढंग से पढ़ा है, ठीक है ना, ये किसका? इफ्ला का है, ठीक है ना। इसको सही से देखा आप क्वेश्चन, इसको या फिर इसको आपने सही ढंग से देखा है, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता? 2025 में इफ्ला प्रेस रीडर अंतर्राष्ट्रीय विपणन पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार किस पुस्तकालय को मिला? ठीक है, तो आप याद रखना, इफ्ला जो प्रेस रीडर है, इस जो वारसेस्टर और सार्वजनिक पुस्तकालय इससे रिलेटेड है, ठीक है। प्रेस रीडर अगर कहीं काम अगर आ रहा है, अगर पुस्तकालय का पूछ रहा है तो वारसेस्टर सार्वजनिक पुस्तकालय अपने को चिपका देना सीधा सीधा, ठीक है ना। मार्च से आ रहा तो मतलब विपणन अगर अभियान पूछ रहा है, कहीं भी मार्केटिंग पूछ रहा है, ठीक है ना, मार्केटिंग कंपेनियन, तो अपने को ये चिपका देना है, ठीक है ना। सीधा का सीधा कुछ ही नहीं देखना है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो वारसेस्टर का जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो चिपका देना है अगर पुस्तकालय पूछे तो। और मार्केटिंग कंपेनियन की बात करता है कौन? इफ्ला, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है तो ये हमने कर लिया। वापस यही क्वेश्चन देखो, इफ्ला प्रेस रीडर पुस्तकालय किस प्रकार के अभियानों को मान्यता देता है? तो सीधी सी बात हमने पीछे देखी, मार्केटिंग को, ठीक है ना। अगर मार्केटिंग दे रखा है अपने को, सीधा पुस्तकालय पूछा तो वर्सेस्ट सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है ना। आप सीधा ये चिपको तो विपणन में उत्कृष्टता। आपने 30 नंबर का क्वेश्चन अगर सही देखा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी था। बात करते हैं 34 नंबर, ये फिर 33 नंबर फिर से दे दिया, कोई नहीं, अच्छी बात है। मार्च 2025 में इफ्ला डिवीजन सी ने किसके द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला को पुनः लॉन्च किया? इन मार्च 2025 इफ्ला डिवीजन सी रिलॉन्च्ड ए वेबिनार सीरीज ओरिजिनली इनिशिएट बाय विच डिवीजन? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिवीजन 4 है वो इसका सही है। अगर इफ्ला की अगर सारी जो ठीक है ना पढ़ रखी है आपने वेबिनार, तो आप इस क्वेश्चन को सीधे कर लोगे। जो वेबिनार है इफ्ला के जितने कितने भी, इतना आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना। ट्रेंड्स पे कुछ ही क्वेश्चन आने वाले, तो आप मेरी जो क्लासेज है अगर देखते हो रेगुलर ट्रेंड्स की, तो इफ्ला है या फिर कुछ भी है, विपो है या फिर RRLF है या यूनेस्को है, जो भी इनसे संबंधित जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है मैं डाल दूंगा। ये क्वेश्चन आप पढ़ लो, इससे बाहर आपके नहीं जाने वाले हैं ट्रेंड से, ठीक है साथियों। बात करते हैं आगे 34 नंबर की। इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ग्रांड स्केल प्रोजेक्ट में चीन से कौन सा पुस्तकालय नामांकित हुआ है? विच लाइब्रेरी फ्रॉम चाइना इज शॉर्ट लिस्टेड अंडर बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी गार्ड स्केल प्रोजेक्ट इन इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2025? बीजिंग लाइब्रेरी या फिर शेंजन यटियन पुस्तकालय या टियन या फिर संघाई पुस्तकालय या फिर वुहान पुस्तकालय? तो अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन। नाम भी इनके देखो कितने उठपटांग है, शेंजन यटियन पुस्तकालय, ठीक है ना, को नामांकित किया गया इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड 2025 के तहत बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ग्रांड स्केल प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। बात करते हैं 35 नंबर जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है।
जो लाइट प्योर एगियर परियोजना किस देश की है? जो लाइट प्योर एगियर, ठीक है, प्रोजेक्ट इज फ्रॉम विच कंट्री? आप इस क्वेश्चन को सर्च मारो, आपको जहाँ अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। आपको मैं अगर ऑप्शन कट के बात करूँ तो क्रोएशिया नहीं होगा, ठीक है ना, दैन पुर्तगाल नहीं होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, थाईलैंड एंड फ्रांस, इनमें से कौन सा होगा आप बताओ, ठीक है ना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो साथियों LIS विद ललित कुमार ये ऊपर दे रखा है, इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ आपको डेली रात को 10 या 11 बजे जिस अनुसार टाइम मिलता है उसी अनुसार हम क्विज करते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है साथियों। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब आपने कर ही रखा है। धन्यवाद।